हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक से 10वां चैप्टर हैलो एल्केन व हैलो एरीन। आज इस चैप्टर में 12वां लेक्चर है। 11 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों को कंप्लीट किया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आज बारी है हैलो एरीनों की अभिक्रियाएँ, रिएक्शंस ऑफ हैलो एरीन्स। तो हैलो एरीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह की होती हैं, ये चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कि हैलो एरीनों पर नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो किन परिस्थितियों में होती हैं। इन सारी परिस्थितियों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही या फिर नाभिक रागी भी बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, और इसके ऊपर काफ़ी बातें हम लोग कर चुके हैं। हैलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोगों को देखना है हैलो एरीन के ऊपर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं या नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक हैलो एरीन का प्रतीक बनाएंगे। हैलो एरीन में एरोमेटिक रिंग होती है जिसको AR से दर्शाते हैं और इसके साथ बॉन्डेड होता है हैलोजन का परमाणु। हैलो एल्केनों में आप देखे हैं कि एक एल्किल समूह से हैलोजन परमाणु बॉन्डेड होता है और ये बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। R की जगह अगर मेथिल समूह रखते हैं तो यहाँ पे देखो X की जगह हम Cl रख दे रहे हैं, Cl। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में काफ़ी अंतर है कार्बन और क्लोरीन के। इसके कारण ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तरफ ज़्यादा खींचे होते हैं। इस कारण पोलरिटी पैदा होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब देखो हैलो एरीन के अंतर्गत क्या केस होता है। यह एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग ही दर्शा रहा हूँ, यह तो प्रतीक है। आप देखो एक एरोमेटिक रिंग बना रहा हूँ। यह हो गई एरोमेटिक रिंग जिसको हम बेंजीन के नाम से जानते हैं कॉमनली, और इसी के साथ बॉन्डेड होगा एक हैलोजन का परमाणु और इसके स्थान पे हम क्लोरीन परमाणु लगा ले रहे हैं। अब यहाँ हमको देखना है कि अगर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो इस केस में आप याद करो कि अगला न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहाँ जुड़ रहा था, इस कार्बन के साथ। तो जब इस कार्बन के साथ नाभिक स्नेही जुड़ता है तो हैलो एरीन में किस कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए, इस कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए, इस सेंटर में। चूंकि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अगर बेंजीन रिंग की संरचना को खुले रूप में लिखा जाए ग्राफिक सूत्र के द्वारा तो बेंजीन रिंग कैसे लिखी जाती है, फिर से यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। देखो आप, यह बेंजीन रिंग का पूरा सूत्र, ठीक है। और एकांतर क्रम पे हमको लगाना है। देखो डबल बॉन्ड लगा दिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड। इसको ग्राफिक सूत्र कहते हैं और यह बेंजीन रिंग ही है। इस बेंजीन रिंग में आप देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, और कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन भी हैं। हैलो एरीन के साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस किया जाता है हैलोजन परमाणु द्वारा। कोई भी एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दिया, इसके बाद यह क्या बन गया, हैलो एरीन बन गया। यही हैलो एरीन हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये चूंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आबंध रेखा सूत्र, और ये सारी चीज़ें हम लोग 11वीं में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, देखो हैलो एल्केन में ये वाला जो कार्बन है स्पेशली sp3 संकरित होता है। ये तो आप जानते हो, क्योंकि कोई भी कार्बन जब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इसका संकरण sp3 होता है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक बॉन्ड डबल हुआ तो फिर उसके ऊपर अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एक लगा है तो इसका संकरण हो जाता है sp2, और कार्बन के साथ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका संकरण हो जाता है sp। तो यहाँ पे आप संकरण देखो, हर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। देखो इसके साथ भी डबल बॉन्ड, इसके साथ भी, इसके साथ, सभी कार्बन के साथ एक एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इस बेंजीन रिंग में सभी के सभी कार्बन परमाणु किस तरह से संकरित हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं।
तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये आप विशेष रूप से याद रखना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आएंगी। इन सारी चीज़ों को मैं क्लीन करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। चलो आप आगे देखो। जिस तरह से हैलो एल्केन में हमने दिखाया कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वह कार्बन जो सीधे क्लोरीन के साथ हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ा है, हैलो एरीन में ऐसा नहीं है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको हम आगे बताएंगे। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, इसीलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी नहीं होती है। क्योंकि नाभिक स्नेही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को पॉजिटिव सेंटर चाहिए अटैक करने के लिए। यहाँ पॉजिटिव सेंटर मिलता नहीं, इसलिए यहाँ अटैक भी नहीं होता, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट को पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में लिखना भी और पूरी तरह से याद भी रखना कि हैलो एरिनो पर सामान्य परिस्थितियों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। विशेष रूप से याद रखना। इसके निम्न 4 कारण हैं। सामान्य परिस्थितियां क्या हैं? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर ही सामान्य परिस्थितियां हैं। नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है और नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दाब। तो इन परिस्थितियों में तो इसके ऊपर नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं नहीं होनी है। विशेष परिस्थितियों में होगी, जिनको आगे बताऊंगा। यहाँ पे किस कारण से नहीं होगी नॉर्मल परिस्थितियों में, ये 4 कारण है। इन 4 कारणों को मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला कारण क्या है। पहला कारण देखो आप, हैलो एरीन में कार्बन क्लोरीन बंध आंशिक द्विबंध होता है। यह याद रखने वाली बात है। आंशिक द्विबंध क्या चीज़ है यह बताऊंगा। पूरी तरह से कंप्लीट द्विबंध तो सुना था, सिंगल बॉन्ड सुना था, ट्रिपल बॉन्ड भी सुना था, लेकिन आंशिक डबल बॉन्ड नहीं सुना था। तो ये चीज़ क्या है बताऊंगा अभी। आंशिक द्विबंध होता है, इसका कारण हैलोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन है। इसे ही अनुनाद प्रभाव कहते हैं। तो पहला कारण अनुनाद प्रभाव है, जो एरोमेटिक रिंग पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होने देता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के मैं दिखा रहा हूँ, समझो आप। हमने बना दिया एक एरोमेटिक रिंग और इसके साथ यहाँ क्लोरीन बॉन्डेड है। अब क्लोरीन पर आप विचार करो, इसके साथ इसके बाहरी कक्षा में, जिसको संयोजी कक्षा या वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसने ये बॉन्ड बनाने में शेयर किया हुआ है। बाकी इसके ऊपर 3 लोन पेयर बच रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और युग्मों में बात करें तो 3 लोन पेयर हैं। इन्हीं लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन होता है। चूंकि बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यानी डबल बंध वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाते हैं, इनको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि ये दोलन करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। यह अपना स्थान यहाँ चेंज करेगा, यह यहाँ पे और यह यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसी को रेजोनेंस या अनुनाद भी कहते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यह अनुनाद करते रहते हैं, इसलिए इसका हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं और बेंजीन रिंग में एक वलय बना देते हैं, और ये बेंजीन रिंग का प्रतीक हो गया। वास्तव में ये वलय भी नहीं होना चाहिए, बल्कि डॉटेड लाइन का वलय होना चाहिए। इससे पता चलता है कि बेंजीन रिंग में ये पाई इलेक्ट्रॉन दोलन कर रहे हैं। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि जब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, तो जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट रूप से लगा हुआ है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं बेंजीन रिंग में। अतः हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में दोलन कर रहे हैं। तो इसी दोलन की सहायता से यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये एकाकी युग्म के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, यहाँ आके बॉन्ड बनाना चाहेंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर शिफ्ट होंगे, इस पोजीशन पे, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखो बना रहा हूँ। ये हो गया क्लोरीन परमाणु, ये सिंगल बॉन्ड से पहले जुड़ा था बेंजीन रिंग। क्या हुआ है, 2 युग्म तो अभी भी बचे हैं। एक युग्म ने यहाँ बॉन्ड बनाया, और जो यहाँ बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है,
अब देखो ये वाला बॉन्ड तो इसी तरह रहेगा। इसी स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल हेडेड एरो द्वारा दिखाते हैं। अगला स्ट्रक्चर फिर बना रहा हूं, देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आके डबल बॉन्ड बना सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर सकते हैं। देखो फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Cl, इस पे 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ये बॉन्ड डबल हो गया है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं तो अब की बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये बॉन्ड पहले से है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज़ें देख रहे हो आप। ये क्रिया आगे भी चलेगी, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ बॉन्ड बना सकते हैं और ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो आप, ये Cl जिस पे 2 ही लोन पेयर बचे हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड पहले से बन चुका है, यहाँ पे लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इन्हीं संरचनाओं को अनुनाद संरचनाएं कह रहे हैं। और इनका अगर तुल्य स्ट्रक्चर बनाया जाए तो किस तरह से बनाएंगे, देखो पाई इलेक्ट्रॉनों का दोलन दिखाएंगे। ये हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन जुड़ा हुआ था, 2 लोन पेयर थे, ये क्या हो रहे हैं, इसके साथ अस्थायी रूप से रिंग में आके शामिल हो रहे हैं। तो एक बॉन्ड तो पूरी तरह से बना हुआ है, एक बॉन्ड पूरी तरह से नहीं बना है। ये बॉन्ड फिर से वापस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन को शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये पूरी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये रिजोनेंस हाइब्रिड है, रिजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर, अनुनाद संकर। ये डॉटेड लाइन भी शो कर रही है कि कार्बन कार्बन के मध्य भी जो बॉन्ड है पूरी तरह डबल कैरेक्टर वाला नहीं है, बल्कि सिंगल और डबल के मध्य का है। इसी को आंशिक द्विबंध बोलते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई कि क्लोरीन और कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध है, और आंशिक द्विबंध के कारण क्या मुश्किल पैदा होगी ये आप सोचो। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ अधिक होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये आसानी से ब्रेक होता है, ये मुश्किल से ब्रेक होता है। और जो आंशिक द्विबंध है यह इन दोनों के मध्य का गुण रखेगा, अर्थात इसके मुकाबले यह मुश्किल से टूटेगा, और जब यह बंध मुश्किल से टूटेगा तो यह अभिक्रिया भी जल्दी नहीं दर्शाएगा। यही कारण है कि अनुनाद प्रभाव के कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैलोएरिन्स पे नहीं होती हैं सामान्य परिस्थितियों में। जब परिस्थितियां विशेष करेंगे तब यह अभिक्रियाएं होंगी। फिर हम दूसरा कारण बता रहे हैं। दूसरा कारण देखो आप, दूसरा कारण है हैलोएरिन के आयनन से बना फेनिल धनायन अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें अनुनाद संभव ही नहीं है, अतः SN1 अभिक्रिया नहीं हो सकती है। यह फेनिल धनायन क्या है यहां बना दे रहा हूं, देखो आप, यह क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में अगर ये बॉन्ड किसी तरह से हिट करके इसको ब्रेक करा दिया जाए, हिट करके ब्रेक करा दिया जाए, तो जो यहाँ पे धनायन बन रहा है, यहाँ पे धनायन बनेगा पॉजिटिव -Cl, यहाँ दर्शा दे रहे हैं Cl माइनस आयन यहाँ से निकल गया हिट करने के बाद, ये अपने शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकल गया है। तो ये हो गया फेनिल धनायन, फेनिल केटायन कहेंगे या धनायन कहेंगे। यह अस्थायी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह अल्टरनेट क्रम पे नहीं है इस द्विबंध के साथ, तो इसलिए अस्थायी नहीं हो सकता है। अगर द्विबंध के साथ अल्टरनेट क्रम पे होता तब यह धनायन अस्थायी हो जाता। अगर इसके साथ लगे कार्बन के ऊपर धनायन होता तब इस डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट क्रम में होता। यहाँ तो धनायन और डबल बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह रिजोनेंस नहीं कर सकता। रिंग के ऊपर यह धनायन चार्ज अन्य जगहों पे नहीं आ सकता है, अतः यह धनायन क्या होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। और जब धनायन बनेगा ही नहीं, कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, तो SN1 अभिक्रिया कैसे होगी? पॉसिबल ही नहीं है। SN1 अभिक्रिया पे तो बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो SN1 अभिक्रिया तभी संभव है जब कार्बोकेटायन बने वह अस्थायी हो,
अगर अस्थायी कार्बोकेटायन नहीं बनता है तो SN1 अभिक्रिया भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दूसरा कारण हुआ कि हेलोएरिन के ऊपर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं हो सकती। यहाँ पर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट से आप अपने नोटबुक में इसको नोट करना। तीसरे पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तीसरा कारण देखो आप, CX बंध में कार्बन का संकरण। यह हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हेलोएरिन में हर एक कार्बन जो क्लोरीन परमाणु से चाहे हेलोजन परमाणु से जुड़ेगा sp2 संकरित होगा। तो हेलोएरिन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित होता है। S गुण अधिक होने के कारण यह sp3 संकरित कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय होता है। अतः हेलोएरिन में CX बंध हेलोएल्केन से प्रबल होता है। इस पॉइंट को जरा मैं क्लियर कर दे रहा हूं। आप देखो यहाँ एक sp3 संकरित कार्बन और sp2 संकरित कार्बन पे विचार कर रहे हैं। देखो यहाँ कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, एक S और 3 P। एक S ऑर्बिटल है और 3 P ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल। और जब ये हाइब्रिडाइज होते हैं तो यहाँ S गुण कितना है, 25% है, बाकी 75% P गुण है। S गुण केवल 25% है क्योंकि एक ही S ऑर्बिटल है। जबकि sp2 संकरण की बात करें तो एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल संकरित होते हैं और इस तरह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में 11वीं में पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पे S कैरेक्टर कितना होगा, 33.33% होगा। तो आप देखो sp2 संकरण में S गुण 33.33% है। यही पॉइंट लिखा हुआ है कि S गुण अधिक होने के कारण यह sp3 संकरित कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय होता है। तो S गुण जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के पास ज्यादा संघनित होंगे और वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचेगा। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हेलोएरिन में, S कैरेक्टर अधिक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय होता है। और जब अधिक ऋण विद्युतीय होगा तो ARX बंध जो एरोमेटिक रिंग है उसके साथ जो हेलोएल्केन बना, हेलोएरिन बना है सॉरी, तो एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा है, यह बॉन्ड ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो ये ज्यादा प्रबल बॉन्ड और मुश्किल से टूटेगा। इस कारण से भी हेलोएरिनों पर यह नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। चौथा कारण बता रहा हूं। अब यहाँ चौथा पॉइंट देखो आप, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक तथा एरोमेटिक रिंग दोनों इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र हैं। अतः इनके मध्य प्रतिकर्षण ही होता है और प्रतिकर्षण होगा तब फिर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बात क्या है देखो, यह एरोमेटिक रिंग है, हेलोएरिन हुआ, तो यह जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। पाई इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ये डेंसिटी और बढ़ रही है, यह अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अतः इस पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। इसके साथ जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है यह क्या काम करेगा, यह भी इलेक्ट्रॉन रिच है और यह भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण तो होगा नहीं, प्रतिकर्षण होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये चौथा रीजन है कि एरोमेटिक रिंग पर हेलोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। तो ये चारों कारण स्पष्ट हो गए। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि हेलोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो यहाँ फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ चीज़ों को मिटाऊंगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अब बारी है कि हेलोएरिन के ऊपर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस तरह से पॉसिबल हो पाती हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो ये पॉसिबल नहीं है, इस पॉइंट को आप पहले ही लिख चुके हो। विशेष परिस्थितियों में हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन संभव है। और विशेष परिस्थिति यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो पहली विशेष परिस्थिति है, यहाँ एक हेलोएरिन ले लिया, यह क्लोरोबेंजीन है और इसके साथ NaOH की अभिक्रिया करानी है, सांद्र NaOH होगा। विशेष परिस्थिति क्या लेनी है हमको, 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्रिएट करना होगा, तब जाके यह पॉसिबल है कि यह बॉन्ड टूटे और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा यह यहाँ पे आके जुड़ जाए। तो देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OH
और इसको तो कहते हैं फिनाल, नॉर्मली आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, तो विशेष परिस्थिति लगाया और नाभिक स्नेही अभिक्रिया पॉसिबल हो गई। यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन दिखा रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये तब संभव है, देखो यहाँ फिर से हेलो एरिन हमने बनाया हुआ है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ बेंजीन रिंग पे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी विशेष विधि द्वारा खींच के अलग किया जाए, हटाया जाए, इस रिंग से दूर किया जाए, तब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पॉसिबल होगी। देखो, अगर यहाँ पे हम आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं नाइट्रो समूह, NO2 समूह लगा देते हैं, तो NO2 समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से दूर लेके आता है अपनी तरफ, और इस कारण से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है और अभिक्रिया पॉसिबल हो जाती है। फिर इतना टेम्परेचर नहीं लगाना पड़ेगा, प्रेशर नॉर्मल रखेंगे और टेम्परेचर 443 केल्विन पे ही अभिक्रिया पॉसिबल हो जाएगी, 443 केल्विन पे। और इस केस में यहाँ पे NaOH तो लेना ही होगा, यहीं से न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, तो फिर यहाँ हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब की बार OH समूह जुड़ा और यहाँ पे नाइट्रो समूह पैरा पे लिया था, तो पैरा पे नाइट्रो समूह होएगा ही, पैरा नाइट्रो फिनाल। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, बेंजीन रिंग पे आर्थो पैरा मेटा पोजीशन कैसे तय होती है। यहाँ क्लोरीन लगा है ना, कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। आप इस चीज़ को सीख लो, कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। जिस कार्बन से मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा है वह कार्बन नंबर 1 है। नंबरिंग इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, यहाँ इस डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। तो देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर इधर से करते तो ये दूसरा होता, तीसरा, ये चौथा ही होता, पांचवा, छठा, इस तरह से नंबरिंग करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मान लो एक और ग्रुप जुड़ा हो तो जिधर से ग्रुप नजदीक होगा उधर से नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ कामा लगा दे रहा हूं। अब देखो, पहले के बाद अगर दूसरे कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ता है तो दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ता है तो इसको हम आर्थो पोजीशन कहेंगे, आर्थो पोजीशन कहते हैं। ये दूसरे नंबर कार्बन के साथ तीसरे नंबर कार्बन या पांचवें नंबर कार्बन इधर से काउंट करें तो यहाँ पे कोई समूह जुड़ता है तो इसको मेटा पोजीशन कहते हैं। और ये चौथे नंबर वाला कार्बन है, यहाँ जुड़े तो पैरा पोजीशन बोलते हैं। इस ग्रुप के सापेक्ष जब यहाँ कोई ग्रुप लगा हो एक पहले से, तभी आर्थो मेटा पैरा पोजीशन तय होती है। कोई ग्रुप नहीं है तो कोई आर्थो मेटा पैरा स्थान भी बेंजीन रिंग में नहीं है, सभी स्थान सेम है। ये आर्थो हो गया, आर्थो या मेटा, और यह पैरा, पैरा पोजीशन। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, यह पैरा पोजीशन है तो इसको हम नाम देंगे पैरा नाइट्रो फिनाल। यह फिनाल है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा। या अगर नंबरिंग वाले से भी आप नामकरण करना चाहो तो 1 2 3 4 कर लो, 4 नाइट्रो फिनाल कर दो। ठीक है, इस तरह से नामकरण किया जाता है। तीसरी कंडीशन दिखा रहा हूं, देखो आप, अगर नाइट्रो समूह यहाँ पैरा पे लगा है ना, हम आर्थो पे लगाएं, आर्थो इधर भी है, आर्थो इधर भी है, तो आर्थो पे भी लगाएं तो सेम परिस्थिति में और सेम टेम्परेचर पे यही हमको प्रोडक्ट मिलेगा। नाइट्रो समूह केवल आर्थो पे होगा। लेकिन अगर हम एक नाइट्रो पे भी, सॉरी, एक पैरा पे भी नाइट्रो समूह लगा दें और एक आर्थो पे भी नाइट्रो समूह लगा दें तो कम टेम्परेचर में ही हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर दोनों ही आर्थो पे NO2 समूह जोड़ दें तो यहाँ देखो क्या बन रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखो तीनों, 2 आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया तो यह रिएक्शन और जल्दी संपन्न होगी और कम तापक्रम में ही यह अभिक्रिया हो जाएगी। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग नहीं लेना होगा, केवल H2O के साथ हल्का सा हीट किया और प्रोडक्ट पा गया। प्रोडक्ट के रूप में OH समूह का यहाँ प्रतिस्थापन हो जाएगा और बाकी दोनों ही आर्थो पोजीशन पे NO2 समूह, यहाँ भी NO2 समूह और यहाँ भी NO2 समूह मिल जाएगा।
तो ये हमारा नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये विशेष कंडीशंस हैं, इन विशेष परिस्थितियों में हमको यहाँ पे हेलोएरिन के ऊपर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पॉसिबल हैं, कराई जा सकती हैं, कराई जाती हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ मैकेनिज्म पे बात करना चाहूँगा। अगर मेटा पोजीशन पे, जैसा कि ये मेटा पोजीशन है, रिंग से जुड़ा हुआ तीसरा कार्बन, ये मेटा पोजीशन और ये भी मेटा पोजीशन, तो ये मेटा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो इस रिएक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, यहाँ जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम मैकेनिज्म पे थोड़ा सा फोकस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम उस रिएक्शन मैकेनिज्म पे थोड़ा फोकस कर दे रहा हूँ। पहले एक ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन को, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, OH आयन इसके साथ जोड़ना है, और जब OH आयन जोड़ेंगे तो फिर देखो यहाँ पे मान लो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अगर लगाया हुआ है तो नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ है वो इधर ऑक्सीजन को डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उप सहसंयोजक बंध एक ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड, 3 बॉन्ड जो है कोवैलेंट है। तो इस कारण से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो आप, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो इस केस में होता क्या है, ये क्लोरीन हो गया, इसको एक डायरेक्शन में अब दिखाऊंगा, यह क्लोरीन हो गया, इधर से OH जुड़ेगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे ये क्लोरीन ब्रेक होना शुरू होगा और ये OH जुड़ेगा। और ऐसा कब होता है? SN2 मैकेनिज्म में होता है। SN1 मैकेनिज्म में तो कार्बोकेटायन बनता है, और हमने पहले ही बता दिया है कि SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे जब बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पे आप ध्यान दो, ये वाले इलेक्ट्रॉन जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे कि नहीं? यहाँ पे आएंगे तभी ना एक और बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ गए इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये संयुग्मन में है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, और बाकी के जो 2 बॉन्ड हैं इसी तरह से हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ अल्टरनेट क्रम पे है, एकांतर क्रम में है। देखो यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। किस तरह से आते हैं, देखो आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और ये यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएंगे। यही मुख्य पॉइंट है। यहाँ पे 2 बॉन्ड, एक क्लोरीन के साथ, एक OH के साथ, एक बॉन्ड तो ये रहेगा ही, एक बॉन्ड ये नया बन रहा है, और यहाँ पे लोन पेयर आए इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ जो NO2 जहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब देखो आप, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और नेगेटिव चार्ज के लिए पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो लोन पेयर्स है इधर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ये इधर की तरफ शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, सॉरी NO2 को कहते हैं, नाइट्रो समूह को, कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को दूर खींचता है। तो नाइट्रो समूह इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, कम करेगा। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होता है कि किस तरह से नाइट्रो समूह यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सपोर्ट करता है। तो इसलिए कहता है क्योंकि नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग से दूर खींचता है। बस मुख्य बात यही है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का आ जाना जिससे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, यह शो कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज दूर जाएगा बेंजीन रिंग से। और अगर मेटा पोजीशन पे हम नाइट्रो समूह लेते हैं तो मेटा पोजीशन तो ये वाला होगा, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला बनाएंगे तो पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, दूसरा नेगेटिव चार्ज यहाँ, तीसरे स्ट्रक्चर में यहाँ आएगा, मेटा पोजीशन के साथ नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो मेटा पोजीशन पे अगर नाइट्रो समूह लगा हो तो भी, नहीं लगा हो तो भी इस अभिक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो समूह लगा है तो वो नाइट्रो समूह बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दूर खींचते हैं, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जल्दी संपन्न होती है। तो ये मैकेनिज्म
का थोड़ा सा हिस्सा था, इससे आप समझ गए होंगे कि नाइट्रो समूह का बेंजीन रिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में केवल बेंजीन रिंग के साथ, हेलोएरिन में बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बाकी हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। उसके साथ ही चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आप मेहनत से अपना नोट्स जरूर तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।